फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये सारे टॉपिक हमें क्या करना है, कवर करना है। तो आइए हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी का। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे फार्माकोग्नोसी टर्म क्या होती है। बेसिकली फार्माकोग्नोसी टर्म क्या होती है। Pharmacognosy is defined as the scientific and the systematic study of structural, physical, chemical and biological characters of the crude drugs along with their history, method of cultivation, collection and preparation for the market। ये सारी चीजें जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे क्रूड ड्रग्स क्या होता है। क्रूड ड्रग्स का मतलब होता है कच्चा पदार्थ, यानी कच्चा ड्रग, यानी कि जो हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं उसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग बोलते हैं। उसी को क्रूड ड्रग बोलते हैं। फिर उसके बाद उसको प्योरीफाई करके हम अलग अलग मॉडिफिकेशन बना देते हैं। जनरली आप मार्केट में देख रहे हैं कि टैबलेट कैप्सूल आता है। तो क्या ये टैबलेट और कैप्सूल क्रूड ड्रग है? नहीं, ये क्रूड ड्रग, इसको क्रूड ड्रग नहीं बोला जाएगा, इसे मॉडिफाइड क्रूड ड्रग बोला जाएगा। इसमें यानी कि क्रूड ड्रग को मॉडिफाई कर दिया गया है। मॉडिफाई करने के बाद उसको हम टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में डिजाइन कर देते हैं, जिसके बाद हमें क्या होता है, इजिली हो जाता है। सारी चीजें क्या होती है, इजिली हो जाती है। ठीक है, तो इसे क्रूड ड्रग नहीं बोलेंगे। तो ये हमें क्या होता है, कच्चा पदार्थ है जो डायरेक्ट प्लांट या एनिमल या मिनरल सोर्स से जो डायरेक्ट निकलता है उसे क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग बोलते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली क्या होता है, फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल, फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द क्रूड ड्रग। जो भी हमने क्रूड ड्रग निकाला उसकी स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को जानने की प्रॉपर्टीज को ही क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। याद रखिएगा, फार्माकोग्नोसी मींस क्रूड ड्रग के स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को जानना फार्माकोग्नोसी कहलाता है। और इसके अलावा हम उस क्रूड ड्रग की हिस्ट्री प्राप्त करते हैं, उसका मेथड ऑफ कल्टीवेशन के बारे में जानते हैं कि हमने उस क्रूड ड्रग को किस प्रकार से निकाला है। उसके बाद कलेक्शन एंड प्रिपरेशन फॉर द मार्केट, और उसे मार्केट तक भेजने का जितनी भी प्रक्रिया होती है, जितनी भी प्रोसेस होती है, उसे हम फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत देखते हैं। ये हो गई फार्माकोग्नोसी की डिफिनीशन। समझिएगा बेसिकली फार्माकोग्नोसी क्या होता है। फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत हम क्रूड ड्रग्स की स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। इसके अलावा हम उसकी हिस्ट्री को, मेथड ऑफ कल्टीवेशन को, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन को भी देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली फार्माकोग्नोसी। नोट पॉइंट है, द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्मेकोन, अ ड्रग, एंड गिनोसो, टू एक्वायर द नॉलेज। यानी कि फार्माकोग्नोसी बेसिकली ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जो कि टू वर्ड से डिराइव्ड है। फार्मेकोन यानी कि उसका मतलब होता है ए ड्रग, और गोनोस्को यानी टू एक्वायर द नॉलेज, यानी कि नॉलेज को एक्वायर करने की, यानी ड्रग के नॉलेज को एक्वायर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। तो ये हो गया बेसिकली हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट, फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द फार्माकोग्नोसी इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, एनिमल एंड मिनरल ओरिजिन। फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत हम बेसिकली क्रूड ड्रग को देखते हैं, और वो क्रूड ड्रग किससे मिला है, प्लांट से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा एंड मिनरल ओरिजिन से मिलेगा। तो उस सारी चीजों को जानना भी क्या होता है, फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत आता है। तो आइए हम सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में जानते हैं। सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या होंगे इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में और डिटेल, जो भी इसकी और डिटेल होगी वो आगे नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको डिटेल इसमें मिलेगी, क्योंकि जो भी इसके क्रूड ड्रग्स जो भी हमने इसमें एग्जांपल दे रखा है वो बाद में हमें अलग से पढ़ने हैं। तो अभी इसका हम आउटलाइन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से हमें क्रूड ड्रग मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लांट सोर्स। तो प्लांट सोर्स में नीम, बबूल, तुलसी, सैफरन और क्लोव। यानी कि प्लांट सोर्स में नीम आप सभी लोगों को पता होगा कि नीम की पत्तियां यूज कीजिए या स्टेम यूज कीजिए या उससे एक्सट्रैक्ट निकाल के यूज कीजिए। सारी चीजें क्या है, प्लांट सोर्स के रूप में यूज की जाती है। इसके अलावा बबूल टूथपेस्ट वगैरह बनाने में यूज किया जाता है बबूल का। इसके अलावा उसका क्या काम होता है, तो उसका काम क्या होता है, लुब्रिकेंट की तरह भी इसका यूज किया जाता है। तुलसी आप लोगों को पता है, तुलसी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि कोरोना काल में यानी कि कोरोना के दौरान तुलसी का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ है, प्लांट सोर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेफ्रॉन यानी केसर का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, और क्लोव का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ये हो गया प्लांट सोर्स। इसके बाद हम जानेंगे एनिमल सोर्स। हनी बी, बी वैक्स, सिल्क, इंसुलिन, शार्क लिवर, आयल। यानी हनी बी का यूज कैसे किया जाता है, हनी बी यानी कि मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसमें से मधु निकलता है, उसी का यूज किया जाता है। उसका भी यूज किया जाता है, सर्दी खांसी वगैरह में यूज किया जाता है।
बी वैक्स का यूज कैसे किया जाता है? तो बी वैक्स का यूज बेसिकली मोमबत्ती वगैरह को डिजाइन करने के लिए या बच्चों को मालिश करने के लिए भी बनाया जाता है। यानी जो भी बच्चे का मालिश करने वाला ऑयल वगैरह होता है उसमें बी वैक्स डाला जाता है, क्योंकि बी वैक्स जो होता है हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसलिए हम बी वैक्स का यूज करते हैं। इसके अलावा सील खा गया, इंसुलिन और शार्क लिवर ऑयल का भी यूज किया जाता है एज अ सोर्स के रूप। फिर मिनरल सोर्स की अगर बात करें तो मिनरल सोर्स में कौन आता है? चाक, बेंटोनॉइट, टाल्क, क्योलिन्स, फुलर्स, अर्थ। तो इसमें चाक आप लोग जानते ही हैं, चाक कैल्शियम कार्बोनेट्स बना होता है, तो उसका जैसे जैसे यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने में उस प्रकार आप देख लेंगे आगे। नेक्स्ट बेंटोनॉइट। बेंटोनॉइट क्या होता है? बेसिकली इसका यूज किसमें? पेस्ट को बनाने के लिए, लोशन, क्रीम को बनाने के लिए इसका किसका यूज किया जाता है? बेंटोनॉइट्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा इसके पास एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए इसका यूज पाउडर के रूप में भी किया जाता है, पाउडर बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद टाल्क, आपको पता ही होगा टाल्क पाउडर, टाल्कम पाउडर आता है उसमें यूज किया जाता है। क्योलिन, क्योलिन आपको अलग से बहुत ही ज्यादा पढ़ना है इसके बारे में, काफी डिटेल इसकी पढ़नी है, फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योलिन का यूज यह एक एक्सिपिएंट के रूप में यूज किया जाता है सॉलिड एंड लिक्विड प्रिपरेशन में। जो भी हमारी सॉलिड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है उसमें यूज किया जाता है एज अ एक्सिपिएंट के रूप में, और रेडिएशन ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, रेडिएशन के वजह से हमारे माउथ में इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसको भी दूर करने के लिए क्योलिन का उपयोग किया जाता है। फिलर्स अर्थ यानी कि बेंटोनॉइड्स की तरह ही होता है, इसका भी बेंटोनॉइड्स जैसे यूज किया जाता है वैसे ही इसका भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्रूड ड्रग क्या है? एंटीबायोटिक्स। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या मिलता है? एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबायोटिक्स की तरह ये क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। नेक्स्ट मराइन से साल्ट और प्रोटोजोआ इटीसी, यानी कि साल्ट और प्रोटोजोआ हमें मिलता है, वो भी क्रूड ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? हमारे सोर्स हो गए, सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग, ये सारी चीजें सोर्स के बारे में हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में इसको पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत बार इसको पूछा गया है। इसके अलावा जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट होता है उसमें भी कई बार ये पूछा गया है। तो इसमें एक क्वेश्चन पिछली बार आया था, आप लोगों को अभी बताते हैं, इसके आगे आप पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट पढ़ेंगे, द ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स 460 to 360 BC नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रीक फिजिशियन, एक ग्रीक की फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स साहब हैं, जिन्होंने 460 to 360 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, और इन्हें ही फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। नहीं, फादर ऑफ मेडिसिन किसे बोला जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स। एक बार क्वेश्चन आया था एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में कि फादर ऑफ मेडिसिन, तो उसका आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर बी पॉइंट देखें, एरिस्टोटल द रिनोन्ड फिलोसोफर 384 to 322 BC इज वेल नोन फॉर द स्टडी ऑन एनिमल किंगडम। अगर एरिस्टोटल की बात करें तो उन्होंने एक प्रसिद्ध फिलोसोफर है जिन्होंने 384 to 322 बिफोर क्राइस्ट इज वेल नोन हिज स्टडी ऑन एनिमल किंगडम, जिन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी किया था, और फादर ऑफ जूलॉजी भी इन्हीं को बोला जाता है, एरिस्टोटल को। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, थियोफ्रेस्टस 370 to 287 BC फॉर द प्लांट किंगडम, और थियोफ्रेस्टस साहब हैं जिन्होंने प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी किया था, प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी किया था। ये जो भी हम साइंटिस्ट के नाम ले रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट टी पॉइंट, पेडनियस डियोस्कॉरिडस जिन्होंने 40 to 80 AD, AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ, अ ग्रीक फिजिशियन इन 78 AD डिस्क्राइब्ड सेवरल प्लांट एंड मेडिसिनल इंपॉर्टेंट इन द डी मेटेरिका मेडिका। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी डी मेटेरिका मेडिका, उसमें इन्होंने मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन के इंपॉर्टेंस के बारे में लिखा था। इसके अलावा ये जो बुक थी इनकी, यानी डी मेटेरिया मेडिका, इस इन्होंने 1500 साल से ज्यादा तक इनकी बुक चली गई, यानी कि 1500 साल से ज्यादा देर तक, यानी कि ज्यादा समय तक इनकी बुक को पढ़ा गया। और इसमें टोटल कितने वॉल्यूम थे? इसमें टोटल 5 वॉल्यूम थे। और इसी बुक को, यानी डी मेटेरिया मेडिका को, डी मेटेरिया मेडिका को ही क्या बोला जाता है? प्रिकर्सर ऑफ फार्माकोपिया। प्रिकर्सर ऑफ फार्माकोपिया किसे बोला जाता है? तो डी मेटेरिया मेडिका को प्रिकर्सर ऑफ फार्माकोपिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, प्लेनी द एल्डर 23 to 70 AD यानी आफ्टर डेथ, हु कंप्लाइड 37 वॉल्यूम ऑफ द नेचुरलिस हिस्टोरिया, यानी कि प्लेनी द एल्डर जो थे ये इन्होंने एक बुक लिखा था नेचुरलिस हिस्टोरिया, जिसके अंतर्गत 37 वॉल्यूम था। इन्होंने क्या 37 वॉल्यूम में इसको डिवाइड किया था और नेचुरलिस हिस्टोरिया को बारे में लिखा हुआ था।
ग्रीक फार्मासिस्ट गैलेन 131 to 200 AD after that described the various method of the preparation containing the active constituent of the crude drug. इसके बाद साइंटिस्ट हैं गैलन साहब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया था, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्रूड ड्रग यानी कि क्रूड ड्रग को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है और उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को कैसे अलग किया जाता है, ये सारे मेथड को बताया था कौन, गैलन साहब ने बताया था। ठीक है, तो उसके अलावा उसके बाद हम क्या करते हैं, द ब्रांच ऑफ द डीलिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल ड्रग इज नोन एज गैलेंसियन फार्मेसी। जहां पे क्रूड ड्रग को निकाला जाता है यानी क्रूड ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके केमिकल्स को, उसे क्या बोलते हैं हम, गैलेंसियन फार्मेसी बोलते हैं। यानी कि गैलन के नाम पे रख दिया गया। आप लोगों को पता है गैलन ने प्रिपरेशन मेथड बताया था किसका, क्रूड ड्रग का, उन्हीं के नाम पे रख दिया गया क्या, गैलेंसियन फार्मेसी। नेक्स्ट अगर बात करें इंडियन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन द डेटेड बैक टू 3500 BC and before Christ, the curative properties of the plant has been mentioned in the सुक्तास ऑफ द ऋग्वेद एंड अथर्ववेद। यानी कि अगर बात करें हम तो 3500 BC अगर हम बैक जाएं तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो भी मेडिसिनल प्लांट है इसकी स्टडी हमारे ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलती है। यानी कि ये हिंदू सिस्टम का ऋग्वेद और अथर्ववेद क्या है, ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत क्या मिलता है हमें, ऋग्वेद और अथर्ववेद में मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। ठीक, नेक्स्ट अगर पॉइंट बात करें, आयुर्वेदिक हैज आल्सो डिस्क्राइब द गुड नंबर ऑफ द प्लांट विद दियर थेरापेटिक प्रॉपर्टीज। यानी आयुर्वेदिक भी क्या है, आयुर्वेदिक जो सिस्टम हमारा है उसमें भी क्या हमारे डिजीज को क्योर करने के लिए बहुत ज्यादा थेरापेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। द एंशियंट वेल नोन ट्रेटरीज इन आयुर्वेदी द चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता आर रिटेन बाय द चरक एंड सुश्रुत रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम में चरक संहिता और सुश्रुता संहिता को लिखा गया है, जिसको लिखने वाले थे चरक और सुश्रुता, मतलब कि दोनों लोग ने आपस में इसको लिखा था। ये हो गया हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम यानी कि हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट अगर बात करें स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, तो फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। द क्रूड ड्रग आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड ओनली अ स्मॉल नंबर कम्स फ्रॉम द एनिमल एंड मिनरल ऑरिजिन। यानी कि द क्रूड ड्रग होता है वो हमारे प्लांट्स और स्मॉल नंबर कम एनिमल, प्लांट से बहुत ज्यादा पाया जाता है। जो भी हमारा क्रूड ड्रग्स होता है प्लांट से बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा एनिमल्स और मिनरल्स ऑरिजिन से भी पाया जाता है। पीछे हमने पढ़ा था क्रूड ड्रग की ऑरिजिन के बारे में, कहां कहां से पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में। तो फार्माकोग्नोसी हैज द वाइड एंड द ब्रॉड स्कोप इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी एंड इट्स ब्रांच ऑफ देम आर गिवन फॉलोइंग। सबसे पहला क्या है, कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। यानी कि डोमेस्टिकेशन यानी मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन और डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में भी फार्माकोग्नोसी यानी स्कोप है। एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल, एनालिसिस और फाइटोकेमिकल में भी फार्माकोग्नोसी का बहुत ज्यादा ही स्कोप होता है। प्रिपरेशन एंड जनरल टॉनिक एंड स्टिमुलेशन में भी फार्माकोग्नोसी का स्कोप है। द स्टेरॉइडल इंडस्ट्री, नेक्स्ट हर्बल प्रिपरेशन एंड हर्बल मेडिसिन, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर्बल प्रिपरेशन और जो हर्बल मेडिसिन बनाई जाती है वो पूरा कंप्लीट फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट अगर फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम्स के रूप में भी जो भी हमारा क्रूड ड्रग निकाला जाता है उसको फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम के रूप में भी यूज किया जाता है। टिश्यू कल्चरिंग के रूप में भी फार्माकोग्नोसी का बहुत ज्यादा स्कोप है। नेक्स्ट फाइटोमेडिसिन और नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये सारे जितने हमने पढ़े ये क्या है, इसके इस बारे में स्कोप है। आप इसके बारे में पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं अपने मन से। अगर आप लोगों को पूछ लिया जाता है स्कोप, तो ये अगर पॉइंट्स आपको याद हैं 1 to लेके 9 जितने भी पॉइंट्स है, अगर आपको पॉइंट्स अगर याद है तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं। टिश्यू कल्चरिंग के बारे में लिख सकते हैं आप, कुछ चीजें हैं जो आप अपने मन से लिख सकते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमने इसमें मेंशन कर रखा है, तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। पहला है एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल। मेनी बायोएक्टिव बायोमोलिक्यूलर एंड एक्सट्रैक्टेड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द क्रूड ड्रग। यानी कि मेनी बायोएक्टिव बायोमोलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करना प्लांट से, वो किसके अंतर्गत आता है, एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल्स के अंतर्गत आता है। दे आर एनालाइज्ड बाय द मॉडर्न टेक्निक सच एज द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यानी कि TLC। यानी कि मॉडर्न टेक्निक किसी भी ड्रग को एनालाइज करने के लिए किसके थ्रू की एनालाइज किया जाता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPL और गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी क्या किया जाता है, ड्रग को एनालाइज किया जाता है। यही क्वेश्चन आया था पिछली बार जब भी फार्माकोलेटरल एंट्री का पेपर हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सी टेक्निक है यानी कि जो एनालिसिस में हेल्प करती है। तो ये ऑप्शन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी होगा, HPL भी होगा और गैस क्रोमेटोग्राफी भी होगा। ये सभी ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हर्बल प्रिपरेशन एंड हर्बल मेडिसिन के बारे में,
तो हर्बल मेडिसिन हैव बिकम मोर पॉपुलर इन रिसेंट ईयर बिकॉज इट इज बिलीव दैट दिस डू नॉट हैव एंड टॉक्सिक ऑन द साइड इफेक्ट एज कम्पेयर टू द मॉडर्न मेडिसिन। तो हर्बल मेडिसिन आप लोगों को पता है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन उसे हर्बल मेडिसिन भी बोलते हैं। तो हर्बल मेडिसिन का मतलब क्या, प्योर प्लांट से पाई जाती है, प्योरली हम प्लांट से निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हर्बल मेडिसिन बोलते हैं। बहुत ज्यादा ये रिसेंटली ईयर में देखा जाए तो बहुत ज्यादा यूज हुआ है। आप लोगों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोविड-19 पेंडेमिक, इसके दौरान जो था हर्बल मेडिसिन का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। हर्बल मेडिसिन में क्या आ गया, यानी कि गिलोय जूस का बहुत ज्यादा यूज हुआ था। इसके अलावा गिलोय जूस और इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स, अदर प्लांट्स भी हैं जिसका यूज, एलोए जूस का भी बहुत ज्यादा यूज हुआ था, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर है ये सारी चीजें। तो इन सब का चीजों का हर्बल मेडिसिन के रूप में बहुत ज्यादा ही यूज हुआ था। और इनका जो साइड इफेक्ट्स है या टॉक्सिक इफेक्ट है बहुत ज्यादा ही क्या कम होता है एज कम्पेयर टू। तो अगर हम देखें एलोपैथिक में, तो एलोपैथिक से इनका जो सर्टिफिकेट या टॉक्सिक इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा कम होता है। इसलिए हर्बल मेडिसिन प्रिपरेशन और हर्बल मेडिसिन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा ही फार्माकोग्नोसी का स्कोप होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, टिश्यू कल्चरिंग। प्लांट टिश्यू कल्चर ब्रॉडली रेफर्ड टू द इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट सीड एंड वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गन एम्ब्रियो टिश्यू एंड सिंगल सेल प्रोटोप्लास्ट। यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चरिंग यानी फार्माकोग्नोसी के स्कोप में देखा जाए तो टिश्यू कल्चरिंग में भी बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि टिश्यू कल्चरिंग करके ही हम क्या मॉडिफाइड प्लांट बनाते हैं और उसी मॉडिफाइड प्लांट से हम केमिकल्स निकालते हैं, जो केमिकल हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव होता है और हमारे लिए बहुत ज्यादा ही यूजफुल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम केमिकल्स को निकालते हैं किससे, प्लांट से, और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करके उससे हम क्या बनाते हैं, अपने लिए मेडिसिन बनाते हैं। और उस प्लांट को मॉडिफाई किस लिए किस प्रकार किया जाता है, तो टिश्यू कल्चरिंग के प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं प्लांट को और उससे हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, या तो वो प्लांट ऑर्गन एम्ब्रियो टिश्यू यानी कि एम्ब्रियो के दौरान भी टिश्यू कल्चरिंग का बहुत हेल्प होता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट बात करें फाइटो मेडिसिन के बारे में, तो हर्बल बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस डेट यूजेज वेरियस प्लांट मटेरियल इन द मॉडलिटीज कंसिडर्ड बोथ द प्रिवेंशन एंड थेरेपेटिक्स। जो फाइटो मेडिसिन है वो भी क्या है, हर्बल बेस्ड मेडिसिन होती है जो कि प्रिवेंशन और थेरेपेटिक्स में हेल्प करती है। ठीक है, जो प्रिवेंशन और थेरेपेटिक्स में हेल्प करती है। इसके अलावा आप लोगों को हमने 9 पॉइंट्स बताए थे, 9 पॉइंट्स एक बार रिवीजन करा देते हैं आप लोगों को। 9 पॉइंट्स, तो कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स, एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल्स, प्रिपरेशन ऑफ द जनरल टॉनिक एंड स्टिमुलेशन, द स्टेरॉइडल इंडस्ट्री, हर्बल प्रिपरेशन, हर्बल मेडिसिन, फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम, टिश्यू कल्चर, फाइटोमेडिसिन एंड नेचुरल प्रोडक्ट। ये सारी चीजें हैं स्कोप के बारे में। तो आप इसमें से जितनी इजी आपको हेडिंग लग रही है, यानी कि अगर आपको 6 हेडिंग आपको इजी लग रही है तो आप इसमें से 6 हेडिंग को उठा सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आप उतना लिख देते हैं तो आपको जो सफिशिएंट मार्क होना चाहिए वो मिल जाएगा, कंप्लीट मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमने इसमें कुछ डिस्कस कर लिया है, वहां से भी आपको कॉपी कर सकते हैं या अपने मन से अलग से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम्स, फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम्स की बात करें, लार्ज नंबर ऑफ द एरोमेटिक प्लांट्स which are extensively used as the flavoring agent, perfume, spicy and medicinal, अजवाइन, लेमन ग्रास etc। तो इसके अलावा जो हमारा क्रूड ड्रग्स होता है या हमारा जो फार्माकोग्नोसी में जो प्लांट की स्टडी करते हैं उससे क्या मिलता है, फ्लेवरिंग एजेंट और परफ्यूम्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं जैसे एक्सटर्नली यूज इन फ्लेवरिंग एजेंट, जिसका यूज क्या किया जाता है, हम फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, परफ्यूम के रूप में यूज करते हैं, स्पाइस में यूज करते हैं। स्पाइसी में क्या यूज करते हैं, स्पाइसी में मेनली क्या, यानी कि फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट मेडिसिन अजवाइन, एग्जाम्पल क्या है इसका, अजवाइन, लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल का भी वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये सारी चीजें हो गई फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम एजेंट। ये टोटल हमने 5 पॉइंट को डिस्कस किया है। इसके अलावा आप जो हमने 9 हेडिंग मेंशन कर रहे थे उसमें से आप जितने पॉइंट आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहे हैं आप उसको एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अगले बात करेंगे, अगले